Let's improve English. नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश पर। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह इस वीडियो से भी मैं आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वो दोनों पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं। हम इसे कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे की बुराई करते हैं? हम बोलेंगे दे बोथ बैड माउथ ईच अदर। दे बोथ बैड माउथ ईच अदर। इस बैड माउथ का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। दे बोथ बैड माउथ, तो बैड माउथ का मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना। तो फिर वो दोनों ही पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो मैंने बोला दे बोथ बैड माउथ ईच अदर। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो हमेशा अपने दोस्तों की पीठ पीछे बुराई करता है। He keeps bad mouthing his friends all the time. He keeps bad mouthing his friends all the time. So keep के बाद जब आप verb लगाएंगे तो उसमें ing आता है, so फिर bad mouth का बन गया bad mouthing. He keeps bad mouthing his friends, यानी वो अपने friends को bad mouth करता रहता है all the time. So bad mouth करना मतलब backbite करना, यानी कि उसकी बुराई करना। ये एक और तरीका है इसको बोलने का, बहुत अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स, मैं कभी भी रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप रोट लर्निंग कीजिए, कभी भी रट के नहीं सीखना है कुछ भी, हर चीज़ को समझना है। आई नेवर अप्रिशिएट रोट लर्निंग, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक चीज़ बताने की। फ्रेंड्स, रटना कुछ भी नहीं है, चीज़ों को अच्छे से समझना है। आगे देखते हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पे ऐसे हुक्म चला सकते हो। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझ पर ऐसे हुक्म चला सकते हो। हुक्म चलाना, अपनी दादागिरी करना, ऑर्डर चलाना, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट थिंक दैट यू कैन ऑर्डर मी अराउंड लाइक दिस। सो यहाँ पर ऑर्डर मी अराउंड, किसी पर हुक्म चलाना। ऑर्डर अराउंड एक फ्रेजल वर्ब है, उसके बीच में आपको वो प्रोनाउन ऐड कर देना है जिसके ऊपर हुक्म चलाने की बात हो रही है। मुझ पे ऑर्डर चलाना यानी कि ऑर्डर मी अराउंड, उस पर चलाना ऑर्डर हिम अराउंड, लोगों पर चलाना ऑर्डर पीपल अराउंड। तो ऐसे डोंट थिंक दैट यू कैन ऑर्डर मी अराउंड। सो ऑर्डर अराउंड के बीच में वो पर्सन आएगा जिस पर ऑर्डर किया जा रहा है। सो डोंट थिंक, ऐसा मत सोचो, दैट की यू कैन, तुम कर सकते हो, तो मुझे ऑर्डर मी अराउंड कर सकते हो लाइक दिस, इस तरह, ऐसे। स्टॉप ऑर्डरिंग मी अराउंड लाइक दिस। स्टॉप ऑर्डरिंग मी अराउंड लाइक दिस। तो यहाँ पर स्टॉप के बाद वर्ब में आएगी स्टॉप ऑर्डरिंग। जैसे स्टॉप स्मोकिंग होता है, स्टॉप टॉकिंग होता है, वैसे स्टॉप ऑर्डरिंग। स्टॉप ऑर्डरिंग मी अराउंड यानी मुझ पर ऐसे हुक्म चलाना बंद करो, लाइक दिस यानी कि ऐसे। इसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं अभी आपको और एग्जाम्पल्स देता हूँ। तुम ऐसे लोगों पर हुक्म नहीं चला सकते। You can't keep ordering people around like this. You can't keep ordering people. तो देखिए, ऑर्डर और अराउंड के बीच में people आ गया, यानी लोगों पर ऑर्डर चलाना। You can't keep ordering people around like this. इस तरह से तुम लोगों पर ऑर्डर नहीं चला सकते हो। वो हमेशा मुझ पे हुक्म चलाता था, ये करो वो करो, हमेशा मुझ पे हुक्म चलाता था। तो हम इसे कह सकते हैं He always used to order me around to do this and that. He used to. यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बोलना चाहते हैं पास्ट हैबिट्स को, जब हम डिस्कस करना चाहते हैं, पास्ट हैबिट्स बताना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम होता था। ही यूज टू ऑर्डर मी अराउंड यानी वो मुझ पर हुक्म चलाया करता था, चलाता था। टू डू दिस एंड दैट, ये करो वो करो, ऐसा कहता था। आशा करता हूँ आपको ये ऑर्डर अराउंड का यूज करना अच्छे से आ गया होगा। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है लेकिन वो कोई एहसान ही नहीं मानती। वो एहसान ही नहीं मानती। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके लिए कुछ भी कर दो लेकिन फिर भी I have done a lot for her, but she is ungrateful. I have done a lot for her. I have done present perfect, मैंने किया है a lot, बहुत कुछ, for her, उसके लिए, लेकिन but she is ungrateful, वो ungrateful है। ungrateful होने का मतलब वो एहसान नहीं मानती है, बिल्कुल भी थैंक्स नहीं कहती है, ungrateful है। हमें कहना है मेरे चुटकी बजाते ही वो मेरे पास भागता भागता आएगा। भागता भागता आएगा, चुटकी बजाते ही। तो इन्हें हम कैसे कह सकते हैं? At the snap of my fingers, he will come running to me. At the snap of my fingers. Snap of my fingers का मतलब होता है जैसे मैं अपनी फिंगर्स को स्नैप करूंगा, तो चुटकी बजाने को ऐसे हम स्नैपिंग ऑफ फिंगर्स कहते हैं। At the snap of my fingers यानी मेरे चुटकी बजाते ही। He will come running to me यानी वो दौड़ता हुआ आएगा मेरे पास, वो मेरे पास भागता भागता आएगा। He will come क्राइंग टू मी, वो रोता रोता आएगा। ही विल कम जंपिंग टू मी, वो कूदता कूदता आएगा। इस तरीके से आप कोई वर्ब आईएनजी लगा सकते हैं। मैं उसे एक चुटकी में खत्म कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश हिम विद अ स्नैप ऑफ फिंगर्स। आई कैन फिनिश हिम, तो ये इजी है। आई कैन फिनिश हिम, मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। कैसे? विद अ स्नैप ऑफ फिंगर्स। स्नैप ऑफ फिंगर्स से यानी चुटकी बजाते ही। कहने का मतलब है वेरी क्विकली। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक बार भी नहीं। इसे हम कहेंगे ही डिडंट लुक बैक, नॉट इवन वंस। सिंपल पास्ट है, नेगेटिव है, इसलिए ही डिडंट, उसने कोई काम नहीं किया। ही डिडंट
लुक बैक, उसने पीछे नहीं देखा, ही डिडंट लुक बैक। नॉट इवन, इवन का मतलब होता है जब हम कहना चाहते हैं ना इतना तक भी नहीं, उतना तक भी नहीं, तो इवन का यूज करते हैं। वैसे इवन को डिटेल में समझने के लिए आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा। ही डिडंट लुक बैक नॉट इवन वंस, यानी एक बार भी नहीं देखा उसने पीछे मुड़कर। मैं ऊपर ऊपर से शांत था लेकिन अंदर से गुस्सा था, अंदर से गुस्से में था। इसे हम कैसे कह सकते हैं? आई रिमेन्ड आउटवर्डली काम बट इनसाइड आई वॉज एंग्री। आई रिमेन्ड इसका मतलब है मैं रहा, मैं किसी स्टेट में रहा। जैसे आई रिमेन्ड हैप्पी, मैं खुश रहा। आई रिमेन्ड सैड, मैं सैड रहा। आई रिमेन्ड काम, मैं काम रहा, यानी मैं शांत रहा। लेकिन कैसे शांत रहा? आउटवर्डली, आउटवर्डली का मतलब ऊपर ऊपर से, बस दिखावटी रूप से। आई रिमेन्ड आउटवर्डली काम बट, लेकिन इनसाइड, अंदर से, आप इसकी जगह पर डीप डाउन भी बोल सकते हैं। डीप डाउन आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में था। डीप डाउन आई वॉज एंग्री। एक और एग्जाम्पल, मैं ऊपर ऊपर से खुश था लेकिन बहुत चिंता में था। आई वॉज आउटवर्डली हैप्पी बट एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड। आई वॉज आउटवर्डली हैप्पी बट एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड, यानी मैं हैप्पी तो था लेकिन मैं बस आउटवर्डली हैप्पी था, ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए मैं खुश था, अंदर से मैं डिप्रेस्ड था, यानी कि चिंता में था, चिंतित था, बहुत चिंता में था, डिप्रेस्ड था, आउटवर्डली हैप्पी था। सो आउटवर्डली का मतलब ऊपर से, दिखावटी रूप से। इस जैकेट की टोपी अपने सिर पे ओढ़ लो। दोस्तों ऐसी जैकेट होती है ना जिसमें टोपी भी साथ में आती है, उसे हम इंग्लिश में हुडी कहते हैं। हुडी हम कह सकते हैं पुल द कैप ऑफ योर हुडी ओवर योर हेड। पुल द कैप ऑफ योर हुडी ओवर योर हेड, यानी अपने सिर पे ओढ़ लो, उसे अपने सिर पे पहन लो। कहते हैं ना सर पर ओढ़ ले टोपा। सो पुल द कैप ऑफ योर हुडी ओवर योर हेड। हालात ने मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। हालात ने मुझे तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। मजबूर कर दिया था हम कह सकते हैं circumstances had obliged me to go away from you। circumstances had obliged me। so oblige करने का मतलब मजबूर कर देना। कोई लॉ आपको मजबूर कर सकता है, कोई सिचुएशन, कोई हालात आपको मजबूर कर सकते हैं, उसे oblige करना कहते हैं। देखिए oblige को अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ और एग्जाम्पल से। मैं तुम्हें नोटिस भेजने के लिए मजबूर हूँ। I am obliged to send you this notice। सो जब आप obliged होते हैं कुछ करने के लिए, इसका मतलब मजबूर होना, किसी लॉ की वजह से मजबूर होना, किसी रूल की वजह से मजबूर होना, किन्हीं हालातों की वजह से मजबूर होना। लेकिन उसी में आप देखिए अगर सेंटेंस है उसने मुझे ये नोटिस भेजने के लिए मजबूर कर दिया, किसी पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसने मुझे मजबूर कर दिया, तो ऐसे में आप oblige का यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं he forced me to send this notice to you, या फिर he made me send this notice to you। ध्यान रखना है जब made का यूज करेंगे तो यहाँ पर से to हट जाएगा, और जब forced रहेगा तो यहाँ पर to भी रहेगा। he forced me to send this notice to you, या फिर he made me send this notice to you। यहाँ पर he obliged me नहीं बोल सकते हैं, इस सेंस में oblige का यूज नहीं होता है। आपको circumstances oblige कर सकते हैं, कोई लॉ oblige कर सकता है, कोई रूल्स, कोई नियम कानून oblige कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्सन oblige नहीं करता। पर्सन आपको फोर्स करता है, आपको जबरदस्ती करता है, उस तरीके से फोर्स। सो oblige का यूज यहाँ पर इस सेंस में नहीं हो सकता है। और एग्जाम्पल्स में इस oblige वर्ड को देखिए। हम शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, तो आप यहाँ पर देखो कैसे मजबूर हो गए थे, किसी नियम कानून की वजह से हम मजबूर हो गए थे। वी वर obliged to leave the city। वी वर obliged to leave the city, किन्हीं हालातों की वजह से हम obliged हो गए थे। और उसी में हम कहें कि किसी ने हमको मजबूर कर दिया, तो हम he obliged me ना कह के कहेंगे he forced us और he made us leave the city, इस तरह से। अब इसका एक और मतलब होता है, उसने हमको इन्वाइट किया, हमने खुशी से हाँ किया। He invited us and we gladly obliged। We gladly obliged। सो oblige का एक मतलब ये भी होता है कि किसी ने कुछ कहा और आपने उसका कहना माना ताकि वो नाराज ना हो, उसकी खुशी के लिए आपने उसका कहना माना, खुशी से हाँ करना, उसे भी oblige करना कहते हैं। सो he invited us and we gladly obliged। सो यहाँ पर oblige का मतलब ये होता है कि किसी का कहना मानना। और वैसे oblige का यूज इस तरह से भी किया जाता है, I am obliged to you, या फिर I am grateful to you। इसका मतलब मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका एहसानमंद हूँ। I am obliged to you, I am grateful to you। तो ऐसे भी oblige का यूज किया जाता है। तो आपने देखा oblige को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तभी आप मेरी वीडियोस को देखिए, नहीं तो बहुत सारे चैनल्स हैं और आज की दुनिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बस सीखने वाले की कमी है। सिखाने वालों की मेरे ख्याल से तो कोई कमी नहीं है, और सीखने वालों की कमी है, क्योंकि
कंटेंट बहुत सारा आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। जहां पर आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको समझ में आए, वहां पर आप देख सकते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि लगातार मैं इस पर काम करता रहूं। फ्रेंड्स, आई एम obliged to you, I am grateful to you that you have subscribed to my channel and you watch my videos regularly. I'll never let you down. I'll keep improving your English regularly. Okay friends, I'll see you in the next video lesson or talk to you in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.